नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और खुश हो। विथ कीपिंग दिस इन माइंड, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस टुडेज वीडियो एज यूजुअल विद द ब्यूटीफुल लाइन्स which reads, "Don't let schooling interfere with your education." नाउ इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि अगर कोई चीज़ आपको स्कूल में बताई नहीं जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको कोई चीज़ें कुछ चीज़ें आपको अगर स्कूल में बताई नहीं जाती है, तो इट डजेंट मीन दैट दोज थिंग्स आर नॉट नेसेसरी। आई हैव बीन डिस्कसिंग सिंस द फर्स्ट वीडियो दैट देर आर सर्टन थिंग्स विच नीड टू बी अपडेटेड। हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी उतना पुराना हो चुका है कि वी नीड टू अपडेट इट एज सुन एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड्स ऑफ द 21st century. Now, I have told you that no one is answering today's question that how to study. Everyone is asking to study, but no one is answering this question how to study. Everyone is asking you to focus, but no one is teaching how to focus. And no, everyone is asking the students to remember the things, to memorize the thing, but no one is answering the question कि मेमोरी कैसे शार्प करना है। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। अगर कोई चीज़ आपको स्कूल में पढ़ाई नहीं जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज एजुकेशन इज़ अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। तो लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो। I am about to share the miscellaneous tips backed by obviously psychology and neuroscience। कि बहुत सारे लास्ट वीडियो में मैंने कंसंट्रेशन एंड फोकस के बारे में बात की थी। आई डिसाइडेड टू गो इन दिस वीडियो विद द miscellaneous tips which are very helpful if you execute in your life. Now let's start. Now first thing I will I have make this video in terms of question and answer format. ये कुछ क्वेश्चन हमेशा मेरे दिमाग में रहते थे व्हेन आई वाज इन स्कूलिंग, बट उसका आंसर कभी मुझे वो समय दिया नहीं, बट आई हैव फाउंड द आंसर व्हेन आई डिग डीपर इनटू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस। तो पहला क्वेश्चन हर एक बच्चे के माइंड में होता है कि इज देयर समथिंग कॉल्ड राइट टाइम टू स्टडी। जब मैं हर बच्चे के मन में होता है कि कोई पढ़ने का सही समय एक्चुअली क्या होता है। नाउ ये क्वेश्चन हमेशा मेरे माइंड में रहता था एंड स्कूलिंग में आई नेवर गॉट द आंसर। नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज़ द राइट टाइम। हमें सिर्फ स्कूल में इतना बताते थे कि मॉर्निंग इज़ अ वेरी गुड टू स्टडी, बट नो वन हैज़ आंसर्ड कि एक्चुअली व्हाई इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। Now let's see which is the right time to study. Now in order to answer this question, मुझे कुछ explain करना पड़ेगा आपको, and you need to understand this. All of us experience the day in three stages. हम सब जो है we experience a day in three stages. These three stages are nothing but first is your peak when you are is second stage is trough and third stage is recovery. When we get up in the morning, actually what happens ki our body temperature start rising and the level of cortisol, most people know that cortisol is a stress hormone, but cortisol plays number of good roles also. Cortisol increase our alertness and focus. So जैसे जैसे मॉर्निंग होती जाती है एंड दिन जैसे जैसे आगे जाता है, वैसे वैसे व्हाट हैपेंस हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ते जाता है एंड लेवल ऑफ कोर्टिसोल भी बॉडी में बढ़ते जाता है एंड एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट हमारा जो फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है। सो अवर कॉग्निटिव जो भी चीज़ें होती है, अवर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस जो होता है वो सबसे ज़्यादा कब होता है, वो मॉर्निंग में। और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आर एट नदीर नॉट एट नदीर सॉरी एट पीक। हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है वो सारी एकदम हाई होती है, फोकस एंड कंसंट्रेशन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है, इट इज़ इन द मॉर्निंग। एंड एग्जैक्टली अपोजिट होता है, आफ्टरनून इज कॉल्ड अ ट्रफ, जहाँ पे हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। एंड इफ़ यू एंड इन द लास्ट वीडियो आई टॉक, इफ़ यू टुक हेवी मील, अगर आप दोपहर में ज़्यादा खाना खा लेते हो तो नो डाउट एट ऑल आपको थोड़ा यू फील काइंड ऑफ स्लीपी, यहाँ पे नींद आती है हमें, वी फील ट्रफी टायर्ड फील होता है। एंड इन द आफ्टरनून जो टायर्ड होता है वो फिर से क्या होता है, रिकवरी होता है, मतलब जो मूड जो होता है, हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म होता है वो सारा रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है इन द इवनिंग।
नाउ अकॉर्डिंग टू दिस वी नीड टू मैनेज कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है. Now when there is a peak, when there is a peak that is in the morning, ये almost सुबह से start हो जाता है. पीक में क्या होता है, एक्चुअली आई टोल्ड यू कि अवर कॉग्निटिव एबिलिटीज आर वेरी हाई, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है. तो दिस टाइम, मॉर्निंग टाइम, इज बेस्ट टू स्टडी द सब्जेक्ट्स विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन लाइक मैथ्स. तो मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, जो जिसको हाई डिग्री ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन लगता है, वो समय काफ़ी अच्छा होता है मॉर्निंग पढ़ने के लिए, वो सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मॉर्निंग का समय. तो यस, यू कैन स्टडी द मैथ्स अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसको फोकस एंड कंसंट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है. नाउ ये रफली टाइम ये स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 8 से एंड ऑलमोस्ट 11 या 11 तक. दिस इज़ द पीक. सुबह 11 बजे तक, सॉरी 11 PM तक, दिस इज द, सॉरी 11 AM तक. तो दिस इज योर पीक टाइम. तो इस समय तक सुबह 8 से 11 बजे के बीच में आप मैथ्स पढ़ सकते हो, बिकॉज वहाँ पे आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द ट्रफ आफ्टर सम टाइम, पहले रिकवरी की बात करते हैं. रिकवरी में फिर से उतनी एबिलिटीज, कॉग्निटिव एबिलिटीज, उतना फोकस एंड कंसंट्रेशन नहीं होता है, बट इन कंपैरिजन विद द ट्रफ थोड़ा ज़्यादा होता है. तो दिस टाइम इज बेस्ट ऑन सुटेबल टू स्टडी द सब्जेक्ट विच रिक्वायर न्यू इंसाइट्स, या कुछ क्रिएटिविटी या कुछ नई थिंकिंग, ऐसे वाले जो सब्जेक्ट होते हैं लाइक फिजिक्स, फिजिक्स या फिर आप केमिस्ट्री ले सकते हो. You can study chemistry. These things are ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पे न्यू इंसाइट्स की ज़रूरत होती है, कम फोकस एंड कंसंट्रेशन, बट नए थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत होती है. ऐसे सब्जेक्ट आप इवनिंग में पढ़ सकते हो, दैट इज़ फ्रॉम 4 to 7 PM तक. दिस टाइमिंग इज़ द रिकवरी टाइम, जहाँ पे आपका बॉडी एंड कॉग्निटिव एबिलिटी, एक्चुअली आपकी जो फिजियोलॉजी है, बायोलॉजी है, वो सुटेबल होती है इन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इन द इवनिंग, विच रिक्वायर न्यू इंसाइट्स और नए आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो हम बोलते हैं उसको. बट इन टर्फ यहाँ पे सबसे कम हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, फोकस कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होता है, बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम होता है. दैट्स व्हाई वी फील स्लीपी एंड टायर्ड इन द आफ्टरनून. नाउ दिस टाइम इज, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस टाइम, इसे ट्रफ बोला जाता है. इसे अवॉइड करने के लिए हमें, यू कैन यू कैन execute certain tools to avoid the trough. तो ये समय बेस्ट व्हाट यू कैन डू, कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ सो दैट यू कैन अवॉइड दिस ट्रफ. ये पढ़ाई का समय एक्चुअली अच्छा समय नहीं है दिस ट्रफ, बट देर आर सर्टन टूल्स विच इफ यू एग्जीक्यूट इन योर लाइफ पढ़ते समय, तो यू कैन यूटिलाइज द ट्रफ ऑल्सो, मतलब ये समय भी आप यूजफुल कर सकते हो. नाउ सो दोपहर में एक्चुअली क्या होता है कि व्हाट यू कैन डू इन ऑर्डर टू अवॉइड द ट्रफ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नींद वगैरह आती है, पढ़ाई ढंग से नहीं होती है, एट दैट टाइम द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टेक अ नैप. नाउ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियोज दैट नैप्स, number of research has been done on the performance of the naps. If you take a nap in the afternoon, then आपका जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जहाँ पे हिप्पोकैम्पस में जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, आपका परफॉर्मेंस बूस्ट होता है. तो इफ़ यू टेक अ नैप ऑफ ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स, इट्स गोइंग टू हेल्प यू. तो आपका जो समय है, जो ट्रफ है, वो निकल जाएगा एंड यू कैन अगेन परफॉर्म बेटर. आप फिर से अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकते हो. सेकेंड थिंग इज़ to consume coffee. I have already talked about the coffee a lot, but again I am repeating, the most important thing when it comes to the consumption of the coffee is the timing. It is 1 hour after waking up, and 1 hour after waking up and before 2 p.m. you can consume 2 to 3 cups of coffee. Never ever consume coffee at night. अगर आप नाइट में कंज्यूम करते हो तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द स्लीप आर्किटेक्ट. आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट इन डिटेल. नाउ थर्ड थिंग यू कैन डू इज ईट डार्क चॉकलेट. डार्क चॉकलेट में भी कैफीन होता है. इट इज ऑल्सो हाई इन मैग्नीशियम, which is very important for the function of the mind. So these three things you can use and you can deal with the trough. So now again, the most important point I want to make over here is this: कि never ever use this whatever I have told you as an excuse for your studies.
I do understand all of us don't have the modest control over the routine. सबका कंट्रोल नहीं होता है रूटीन के ऊपर. If your routine doesn't allow you to follow the things which I am telling you, so don't use it as an excuse. मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास मॉर्निंग का समय खाली नहीं है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैं यार मॉर्निंग तो चला गया, सर ने बोला था मैथ्स पढ़ना है मॉर्निंग में तो मैथ्स नहीं पढ़ूंगा आज क्योंकि मॉर्निंग का समय तो चला गया, तो आई विल नॉट स्टडी द मैथ्स. सो वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, इट इज सुटेबल व्हेन यू हैव मॉडेस्ट कंट्रोल ओवर योर रूटीन. जब अगर आपके रूटीन के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो डोंट यूज इट. आप जब चाहे तब पढ़ सकते हो, बट अगर आपका कंट्रोल है तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी आई एम प्रोवाइडिंग यू. मतलब इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आपका जो इफिशियंसी है, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा इफ़ यू फॉलो दिस वॉट एवर आई एम टेलिंग यू. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ आई डोंट वांट टू सेंड आउट एनी काइंड ऑफ मैसेज टू यूज इट एज एन एक्सक्यूज. इसको एज एन एक्सक्यूज मत यूज करना. टेक इट, यूज इट टू योर एडवांटेज. ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन जो हमेशा दिमाग में रहता है इज हाउ लॉन्ग वन शैल स्टडी. मतलब कितना पढ़ना चाहिए समय में, कि एक दिन में कितना समय पढ़ना चाहिए. नाउ आई एम काउंसलिंग द स्टूडेंट्स एंड हर बच्चा ये पूछता है कि सर कितना पढ़ना चाहिए, एट मैक्स कितना पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से. नाउ दिस क्वेश्चन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज actually it varies from person to person. It varies from all of us have a different cognitive abilities. तो इसका एक आंसर नहीं होगा. अब अगर आप 10 लोगों को ये सवाल पूछोगे तो आपको 10 जवाब मिलेंगे कि मेरे हिसाब से इतना पढ़ना चाहिए उतना. बट साइंटिफिकली द आंसर विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कि फिर भी हम देखते हैं कि एक रफ फॉर्मेट क्या हो सकता है. Now, in the previous video also, I made a video on the focus and concentration, and I talked over there कि at max when you are sitting, so I talked in details. I suggest you to go and watch that video जहाँ पे मैंने फोकस एंड कंसंट्रेशन के बारे में डिटेल में बात की है. नाउ एट व्हेन यू आर सिटिंग, तो मेक श्योर दैट यू डोंट सिट मोर देन 1 आवर. 1 घंटे से ज़्यादा आप नहीं मत बैठो, बिकॉज अवर माइंड हैजंट बीन डिजाइन टू फोकस ऑन अ सिंगल टास्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. At max you can focus for 90 minutes, so that too with the help of the meditation. If you are training your mind, then only you can sit consistently for the 90 minutes, otherwise you cannot. So don't try to sit more than 1 hour. This is the on an average time. You can increase it no doubt at all to 90 minutes by the training your mind. Now when it comes to, so don't sit for more than 1 hour. So I have already provided a strategy. तो and it doesn't matter कि आप 10 घंटा पढ़ रहे हो या 11 घंटा पढ़ रहे हो, इट डजेंट मैटर. अगर आप 10 घंटा पढ़ रहे हो एंड इफ दैट इफिशियंसी अगर आपकी बहुत कम है, और मैं 10 घंटे बाद अगर आपको पूछ रहा हूँ कि बेटे आपने क्या पढ़ा, तो आपको अगर बताते नहीं आ रहा है, तो दैट 10 आवर्स इज हाईली डाउटफुल. सो व्हाट आई सजेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, एक दिन में 10 घंटे पढ़ने से कहीं बेहतर है कि 10 दिन में 1-1 घंटा पढ़ो. दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी. तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि कंसिस्टेंसी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि एग्जैक्टली कितना पढ़ना चाहिए. एक ऐसा बहुत बड़ा मीथ है कि जो दो स्टूडेंट्स हुआ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आईएएस वगैरह के लिए, सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करते हो, 10-10 12 घंटे 12-12 घंटे पढ़ते हैं. आई डोंट थिंक सो. साइंस डजंट सपोर्ट्स इट. Okay, so this is the thing. If you are, अगर आप if you are taking a proper rest, if you are doing a physical exercise, and if you are meditating, you don't need to study for 10 to 12 hours. Trust me on this. Now second reason that you should not sit consistently for more than 90 minutes is very simple. uh, this is the science of memory. There is something called primacy and recency. Primacy मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंटिन्यूसली 3 आवर्स तक बैठ रहे हो, तो इस 3 घंटे में आपको चीज़ें कौन सी याद रहेगी पता है. जो चीज़ आपने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, तो फॉर एग्जांपल आप 3 घंटे का स्लॉट आपका पढ़ाई का है, और स्टार्टिंग में इमीडिएटली आपने जो पढ़ाई करते वक्त पढ़ा था वो, और एंडिंग में जो आपने पढ़ा है, you will remember only the starting point and end point, and in the middle what you have studied you will completely forget. Now this is the science. So
यू नो दिस व्हाट एक्चुअली हैपेंस। अगर आप रिटेंशन देखो टाइम के हिसाब से, तो आपने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो चीज़ें आपको याद रहेगी, और जो एंडिंग में पढ़ाई का स्लॉट था वो चीज़ें याद रहेगी, बट जो बीच में पढ़ा था यू विल नॉट रिमेंबर इट। तो दैट्स व्हाट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर। So what if ये effect, this is a memory effect, and in order to deal with this effect what we need to do, we need to create if we take a break, अगर हमने 3 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ने से अच्छा एक एक घंटा पढ़ा, तो what we are doing कि we are creating more breaks. Now when we are creating a break, जब हम ब्रेक ले रहे हैं तो एक्चुअली हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग मोर प्राइमेसी एंड रिसेंसी। मतलब दिस इज ऑल्सो प्राइमेसी, अगर आप फिर से 1 घंटे बाद ब्रेक लोगे तो क्या होगा, रिसेंसी होगा। मतलब मोर स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग वी आर क्रिएटिंग। तो जितना ज़्यादा आप ब्रेक लोगे 1 घंटे में, अपने पढ़ाई का जो दिन में जितना भी आप पढ़ना चाहते हो उस पूरे समय में अगर आप ब्रेक्स ले रहे हो 1 घंटे बाद, तो यू आर क्रिएटिंग मोर प्राइमेसी एंड रिसेंसी कंडीशन। तो जितना ज़्यादा आप कंडीशन क्रिएट करोगे प्राइमेसी एंड रिसेंसी की, उतना ज़्यादा आपका मेमोरी रिटेंशन रहेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर सिटिंग कंटिन्यूसली फॉर 4 to 5 आवर्स, बहुत लोग पढ़ते हैं बट इट इज साइंस डजंट सपोर्ट दिस इज द फैक्ट आई एम शोइंग यू, कि अगर आप कंटिन्यूसली 4 to 5 आवर्स बैठते हैं वो उतना प्रोडक्टिव और एफिशिएंट नहीं होगा जितना आप एक एक घंटे के 4 स्लॉट में बैठोगे। If you are taking a breaks, it will be more helpful than sitting in a single slot of 4 hours. I hope you understood whatever I am trying to convey over here. Now the third question जो हमेशा दिमाग में रहता है, what one should do when one is stuck at some topic or problem. तो this is in fact I have already answered this question in the video where I have explained the stages of learning. So I highly encourage you to go and watch that video, stages of learning. Now there was a one scientist, psychologist, cognitive psychologist Graham Wallace. He gave the stages of learning. Actually पढ़ाई होते कैसी है, learning happens in 4 stages. तो पहली स्टेज जो आपकी होती है that is nothing but प्रिपरेशन। पहली स्टेज होती है वो आपकी प्रिपरेशन होती है। सेकंड स्टेज जो होती है आपकी, दैट इज नथिंग बट द इंक्यूबेशन। एंड थर्ड जो होता है आपका, वो होता है इल्यूमिनेशन। एंड फोर्थ स्टेज इज योर रिकवरी। Okay, now these are the 4 stages of the learning. Now why, if you are stuck, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ नहीं रहा है, तो वो समय क्या करना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत लोग वो समय क्या करते हैं कि दे गेट एंग्शियस हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। नाउ ये आप जब ये वीडियो डिटेल में देखोगे तो आई एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंक्यूबेशन ओवर दिस। सिंपल मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट इफ आई वांटेड टू कन्वे इन अ नटशेल, आई एम टेलिंग यू, जब कभी आप कोई क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट हो कि बहुत स्टक हो जाते हो, कुछ भी समझ में नहीं आता है, द बेस्ट थिंग यू कैन डू एट दैट टाइम इज लेट इट गो। उसे जैसा कि वैसा छोड़ दो। नाउ आई एम नॉट सजेस्टिंग कि फिर से पढ़ो ही मत उसको। व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू, ये इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वहाँ पे माइंड बैकग्राउंड में सारी चीज़ें काम करते रहता है। सबकॉन्शियस माइंड जब व्हेन यू डोंट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन और द कॉन्सेप्ट कॉन्शियसली, तो आपका सबकॉन्शियस, जब आप ब्रेक लेते हो सबकॉन्शियस माइंड कम्स इनटू पिक्चर, और वो क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहा है उसके ऊपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन यू अगेन कम बैक यू गेट द आंसर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं फिर से बता रहा हूँ कि व्हाट यू नीड टू डू, जब कभी कोई कॉन्सेप्ट या कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रहा है, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज जस्ट लेट इट गो, उसे छोड़ दो। एंड आफ्टर सम टाइम कम बैक टू, फिर से उसे कुछ समय बाद आइए वापस एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम। हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम आ जाएगा व्हेन यू फॉलो दिस। This is the science, these are the stages of learning. I highly encourage you to go and watch this video. Now उस टॉपिक को छोड़ने से पहले, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आई वांट टू कन्वे ओवर हियर कि इसे प्रोवाइडेड दैट जब आप उसको छोड़ रहे हो तो यू नो ऑल द बेसिक्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, यू हैव इन्वेस्टेड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एफर्ट्स, सारी चीज़ें आपने करके देख दी, तब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज जस्ट लेट इट गो। Now there is, again I am telling you,
आप उसको तभी छोड़ना जब आपको उस कॉन्सेप्ट का सारा बेसिक्स आता है, आपने बहुत समय ऑलमोस्ट हाफ एन आवर उसके ऊपर काम किया फिर भी आपको नहीं आ रहा है, तो जस्ट लेट इट गो। कुछ समय उसको ब्रेक लीजिए, अगेन व्हेन यू कम बैक देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इट्स एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन इन दिस वीडियो स्टेजेस ऑफ लर्निंग, यू कैन गो एंड वॉच over there. Next question: does body posture matter while studying? This is also the important question. Now the thing is, in short term it doesn't matter. For example, if you are preparing for your college exam, अगर आप कोई कॉलेज में पढ़ते हो या फिर स्कूल में पढ़ते हो, अगर आपका उतना लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, तो in short run body posture doesn't matter, but in long run it does matters. For example, अगर इफ़ यू आर प्रिपरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, तो आपको लंबे समय तक एक दिन में 24 आवर्स में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में अपना दे रहे हो, तो मेक श्योर तो ये पोजीशन आप कौन से पोजीशन में बैठे हो दैट मैटर्स अ लॉट। इफ़ यू आर सिटिंग लाइक दिस इन अ स्लैंटिंग पोजीशन, तो व्हाट हैपन्स, जो जो आपके लंग्स है, नो ब्लड फ्लो एक्चुअली, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है जो माइंड में पहुंचना चाहिए इन दिस पोजीशन में, वो माइंड में नहीं पहुंचता है। ना ऑक्सीजन नहीं है तो योर माइंड वर्क्स ऑन दैट ब्लड वेसल्स, ब्लड न्यूट्रिएंट्स। ऑक्सीजन नहीं तो ब्लड वगैरह वो भी वहाँ पे सारी चीज़ें नहीं जाएगी। दैट्स वाई जो आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन इम्पैक्ट होगा इन इस पोजीशन में। अगेन आई एम टेलिंग यू, लॉन्ग रन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते हो, तो तब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि आपका पोजीशन क्या है। देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड लेजी लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट के पढ़ते हो तो कुछ भी दिमाग में नहीं घुसेगा, नथिंग विल बी प्रोडक्टिव। दैट्स वाई पोजिशन ऑफ योर पोजिशन वाइल स्टडिंग मैटर्स लॉट इन अ लॉन्ग रन। तो अगर लंबे समय तक आप पढ़ते हो दिन में, तो मेक श्योर दैट यू सिट प्रॉपरली, सो दैट आपका जो लंग्स में ऑक्सीजन का है फ्लो अच्छा हो, एंड कॉन्सिक्वेंटली आपके ब्रेन को ऑक्सीजन एज वेल एज नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मिले, सो दैट आपका फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन जो भी आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो शॉर्ट रन में इट्स डजेंट मैटर, थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो 2-3 घंटे के लिए तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, बट ज़्यादा समय अगर आप दिन में पढ़ते हो तो दिस डज मैटर, तो योर बॉडी पोस्चर डज मैटर इन अ लॉन्ग रन। So another question is, can smell be used to trigger the memory? Now this is very interesting question. Yes, answer is yeah, very much. Smell triggers the memory. Now most of us don't. Most of us are not aware about this fact, and actually, sense of smell is very much stronger than sense of touch, and all the five sensory organs जो सेंसेस हमें मिलते हैं, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ विजुअल्स, जो भी आपकी जो सेंस ऑफ टच, बाकी सारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उन सारे में सेंस ऑफ स्मेल जो है विच इज इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन when it comes to this triggering the memory. Now it's a very I'll explain the science behind it. जब भी आप कोई चीज़ व्हेन यू स्मेल समथिंग, तो यहाँ पे ऑल फैक्ट्री नर्व्स होते हैं। दीज आर नाउ दिस ऑल फैक्ट्री बल्ब्स बोलते हैं उसको, पहले ऑल फैक्ट्री बल्ब्स के पास जाता है स्मेल, देन यहाँ से नाउ यहाँ से दिस ऑल फैक्ट्री बल्ब्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द टू बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। फर्स्ट इज एमिक एंड सेकेंड इज योर हिप्पोकैम्पस। नाउ जो आवर फैक्ट्री बल्ब होते हैं वो यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, एंड दिस टू स्ट्रक्चर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। एमिगडाला इज नथिंग बट द सीट ऑफ योर इमोशन, जहाँ पे आपकी सारी इमोशंस होती है, एंड हिप्पोकैम्पस इज नथिंग बट द स्टोरेज ऑफ योर शॉर्ट टर्म मेमोरीज। तो आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती है वो हिप्पोकैम्पस में होती है। नाउ इट्स हाईली लॉजिकल, अगर ऑल फैक्ट्री बल्ब डायरेक्टली यहाँ से कनेक्टेड या हिप्पोकैम्पस से कनेक्टेड है, तो मतलब ये सीधा इसको एक्टिवेट करता है। सो दैट्स वाई स्मेल्स ट्रिगर्स द मेमोरी। सो यस, अगर स्ट्रॉन्ग स्मेल है तो इट ट्रिगर्स द मेमोरी। नाउ रिसर्च शोज दैट दिस रोजमेरी, रोजमेरी का जो स्मेल होता है इस ट्रिगर्स, इट्स गुड फॉर द फोकस एंड कंसंट्रेशन। ये लेमन एंड पेपरमिंट का जो पेपरमिंट जो है इसका जो स्मेल होता है, दिस इज गुड फॉर ट्रिगरिंग द मेमोरी। सो ऑल यू नीड टू डू, आपको सिर्फ चीज़ क्या फॉलो करना है, जब कभी आप पढ़ाई करते हो यू कैन पुट ऑन अ
परफ्यूम ऑफ रोजमेरी, पेपरमेंट या फिर लेमन का, एंड यू नीड टू यूज इट डेली व्हेन यू आर सिटिंग फॉर द स्टडी। जब कभी आप पढ़ाई करते हो, जस्ट पुट ऑन दिस put on this perfume and do your study. And if you use the same smell while while giving the examination, if you put on the smell same fragrance, और अगर आपने फिर से वही परफ्यूम यूज किया जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो, तब वो आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन एज वेल मेमोरी ट्रिगर पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगेन आई एम टेलिंग व्हाट यू नीड टू डू, यू ऑल यू नीड टू डू इज, जब कभी आप पढ़ते हो दिन में, तो जस्ट पुट ऑन दिस रोजमेरी या फिर पेपरमिंट या जो भी लेमन का स्मेल है, वो आप परफ्यूम वो लगाइए, एंड सेम परफ्यूम आपको यूज करना है व्हेन यू आर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। तो ये आपको फोकस कंसंट्रेशन और मेमोरी ट्रिगर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। Next, the role of music in the studies. Yes, music has a number of tons of research data is present in the field of psychology and neuroscience on the role of music in studies. So yes, music has found to play an important role in the studies. Especially there is a class, it's called Baroque music. It is the Western classical music from the composed in 17th to 16th to 17th century. So you just go on the internet and search this, you will get the Baroque music. Now research has found that जब ये म्यूजिक आप बैकग्राउंड में बजाते हो पढ़ाई करते टाइम पे, इफ यू प्ले दिस म्यूजिक, तो इट हेल्प्स इन द focus and concentration as well as triggering of the memory. So all you need to do is just search for this music. This is 16th and 17th century Western classical music. Next question is, does place of study matter? Yes, absolutely. Again, in the long run it matters a lot. In short run it doesn't matter. अगर आप 1 या 2 घंटे के लिए पढ़ते हो तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, बट अगर आप में से दिन दिन में से बहुत मैक्सिमम समय आप अगर पढ़ाई करते हो तो इट मैटर्स अ लॉट. So that's why in fact there is a saying that places has memory places has time has memory, and places has time has memory, and this is very well known saying, time has memory, okay, and places has energy. Time has memory and places has energy. So in fact this is a monk concept. जो भी लोग monk होते हैं for the sake of focus and concentration, ये they use the one place for the one task, and it's highly scientific actually. I told you there is something called hippocampus in your mind. अगर आप एक ही जगह पे, हिप्पोकैम्पस जो होता है, इट इज़ लोकेशन के लिए काफ़ी एक्टिव होता है. It becomes very active when it comes to when you change the location from one place to another. जैसे ही आप लोकेशन चेंज करते हो तो आपका हिप्पोकैम्पस ज़्यादा एक्टिव रहता है, मतलब लोकेशन में ये ज़्यादा रोल परफॉर्म करता है. नाउ इसका रोल पढ़ाई में क्या होगा? अगर आप एक ही जगह पे पढ़ते हो, जैसे यहाँ पे हैं, आप खाना भी वहीं पे खाते हो, पढ़ते भी वहीं पे हो, तो योर माइंड एक्चुअली गेट कंफ्यूज कि कब काम कौन से समय करना है. For example, your mind takes time to when it makes a transition from one state to another state. आपका माइंड एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाता है तो वो समय लेता है. नाउ अगर आप एक ही जिस जगह पे पढ़ते हो उस जगह पे खाना खाते हो, जिस जगह पे खाना खाते हो वहीं पे सोते हो, तो माइंड को समझता ही नहीं कि कौन से समय क्या करना है. Understood? तो जैसे that's why it takes a lot of time to get into the focus mode or to make a transition from one state to the another sir. अगर आपकी places dedicated, if you have fixed place, मतलब पढ़ाई की अगर आपकी जगह अलग है, खाने की जगह आपकी अलग है, और सोने की ऑब्वियसली आपका प्रॉपर बेड है, तो जैसे ही आप ये लोकेशन, जैसे ही आप इस टेबल और चेयर देखोगे, तो योर माइंड हिपोकैम्पस एक्टिव हो जाएगा, एंड योर माइंड विल एंटर इन द स्टेट ऑफ फोकस्ड एंड कंसंट्रेशन. जैसे ही आप नींद बेड देखोगे अपना, तो आपको यू विल एंटर इनटू द calm state of mind and you can fall asleep easily. In the same way, that's why it's very important to dedicate one's place for the one task. So अगर I do understand, अगर ऐसा नहीं होता है तो make sure that कि कितनी भी छोटी जगह हो, you can dedicate that space
एक एक टास्क के लिए आप अलग अलग जगह रख सकते हो। इन लॉन्ग रन इट मैटर्स अ लॉट। ये अगर ये चीज़ आप फॉलो करते हो तो आपका इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा मिलेगा। जो रिजल्ट आपको 10 घंटे की पढ़ाई में मिलता है वही रिजल्ट आपको 6 से 7 घंटे की पढ़ाई में मिलता है, जो भी मैंने यहाँ पे चीज़ें शेयर की है अगर वो आप एग्जीक्यूट करते हो तो। So thank you, that's it for today guys. Thank you for watching this video. You can, don't forget to like, comment and share. Don't forget to subscribe the channel. You can connect with me through the Instagram. Life School is my channel. Thank you guys, thank you, thanks a lot, thanks you for watching this video.